ग्रोथ चार्ट हम बता रहे हैं। एज वर्सेस वेट किसने दिया था? हु प्रपोज्ड? डेविड मॉरेले। ये उसमें करेक्ट कर लीजिएगा, अंडर 5 वाले में दिया है डेविड मॉरेले, लेकिन नहीं, ये ग्रोथ चार्ट वाले में होगा। इसका जो है दूसरा नाम बोलते हैं रोड टू हेल्थ चार्ट। पेट का जो आप बोले 1 ईयर में डबल होता है, हाँ, उसमें लिखा हुआ था कि 5 मंथ में डबल होता है, 1 अच्छा ईयर में 5 डबल होता है। अच्छा ट्रिपल हो जाता होगा, तो सही कर लो, वो हो सकता है याद नहीं हो हमको। तो डेविड, हाँ, डेविड मॉरेले जो है, इसने जो है कौन डिजाइन किया था? डेविड मॉरेले ने ग्रोथ चार्ट डिजाइन किया था। इसमें क्या है कि एज वर्सेस वेट होता है। किस तरह से बनता है चार्ट? आप इसको प्लॉट करेंगे। इधर आप एज इन मंथ लिखिए, एज इन मंथ, 1 2 इसी तरह से करते करते जो भी है लगभग 60 मंथ, 5 साल तक। तो और इधर वेट, जो ग्राफ जो ऑलमोस्ट आपको बनेगा किस तरह का, ये इस तरह का होगा, इस तरह का बनेगा, समझिए। अब इसमें जो है लाइंस होते हैं कई सारे, आपने देखा होगा पीएससी सीएससी में अगर जाएंगे या आप बच्चे का इम्यूनाइजेशन कराते हैं तो उसमें वेट चार्ट भी दिया हुआ रहता है। तो उसमें अलग अलग कलर की लाइनिंग होती है। वो लाइनिंग इसीलिए होती है कि बच्चे को खड़ा करके वेट के हिसाब से उसकी हाइट को मेजर करते हैं। इधर से हाइट को लेके गए और इधर से जो है वेट को लेके आया, जहाँ पे करस्पॉन्ड किया वहाँ पे निशान बना दिया। तो इसी तरह से निशान बनाते बनाते जाते हैं। तो किसके हिसाब से वो लाइनिंग आ रही है? अगर बच्चे में इस तरह की लाइनिंग आ रही है, अपवर्ड लाइनिंग आ रही है, तो इसका मतलब है कि बच्चे का ग्रोथ सही हो रहा है। लेकिन अगर ग्रोथ इस तरह का आ रहा है, ये लाइनिंग आ रही है, तो इसका मतलब है कि अंडर न्यूट्रिशंस में बच्चा चला गया है, बच्चा जो है माल नरिष्ट हो गया है। लेकिन सपोज कीजिए कि ग्राफ इस तरह से बन रहा है, यानी बच्चे का वेट अब घट रहा है, तो ये क्या दिखाएगा? बिल्कुल सीवियर माल न्यूट्रिशन को दिखाएगा, सीवियर माल नरिष्ट बच्चा हो गया ये। तो ये इस तरह से 3 चीज आपको ध्यान देना है। तो ये जो है लाइनिंग के हिसाब से करस्पॉन्ड करती है। इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे इसमें ये कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इट हैज 4 रेफरेंस कर्व, 4 रेफरेंस कर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है वो 4 रेफरेंस कर्व इस तरह से लिए हैं कि अगर सपोज कीजिए कि इसको हम 0 मानते हैं, इसको 0 मानते हैं, मीडियन मानते हैं 0, तो यहाँ से ऊपर जो है 3 लाइन होगी, +1 +2 +3 की 3 लाइन इसी तरह से हल्की फुल्की करस्पॉन्ड करेगी। उसी तरह से -1 -2 -3 ये लाइन करस्पॉन्ड करती है। तो अब जहां पे बच्चा खड़ा है उसके हिसाब से यहां से ऊपर है या यहां से नीचे है, तो वो एक लाइन होती है। अब लाइनिंग में कभी कभी पूछ लेता है कि 4 रेफरेंस लाइन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 4 रेफरेंस लाइंस क्या क्या है? पहला तो आपको 82 लेके 70% वाले में पहली लाइन आती है। दूसरी लाइन आपको 70 to 60%, तीसरी जो है 60 to 50%, समझ गए, और 50 to 40%, सॉरी 40%। तो ये करस्पॉन्ड करती है इस तरह से 4 लाइन। अब 3 लाइन आती है तो ये वाली लाइन हट जाती है। 3 लाइन अगर आएगी, जैसे आईसीडीएस एक्चुअल में 3 लाइन को फॉलो करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो ये रिकमेंड किया है, लेकिन जो आईसीडीएस प्रोग्राम है वो कितना करती है? वो सिर्फ 3 लाइन इस्तेमाल करती है, 80, 60 और 50 वाला, यानी 80, 60 और 50 का, ये 3 लाइन। उसी तरह से अगर पूछ लेगा WHO का, तो WHO 2 लाइन करती है, WHO में 2 लाइन का करती है, समझिए। उसी तरह से अच्छा एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो इतना इंपॉर्टेंस इसको क्यों दिया जा रहा है, वेट वर्सेस एज को क्यों दिया जा रहा है, हाइट को क्यों नहीं दिया जा रहा है? हम कहें कि अगर वेट एज वर्सेस हाइट वाले को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए,
तो देखिए हाइट जो है बच्चे की एक बार हाइट बढ़ जाने के बाद कम नहीं होती, होगी, पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा लगेगा आपको कि बच्चे का हाइट कम हो गया, लेकिन एक्चुअल में आप नापेंगे तो कम नहीं होता है। बच्चे का हाइट अगर जितना हाइट वो हो गया है उससे कम नहीं हो सकता, लेकिन वेट के साथ वो नहीं है। वेट जो है दोनों तरफ से, बच्चे का वजन बढ़ेगा भी या घटेगा भी, तो आपको जो ग्राफ मिलेगा अगर बढ़ रहा है, पैराबोलिक बिल्कुल ऊपर जा रहा है तो सही से ग्रोथ हो रही है। हमने ये बताया कि अगर बिल्कुल एक सीधी लाइन बन रही है ग्रोथ की, तो इसका मतलब है कि स्ट्रेसिस हो गया, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया बच्चा। लेकिन अगर ग्राफ नीचे जा रहा है, यहाँ से बच्चे का यहाँ से हुआ यूं आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि सीवियरली नरिश्ड बच्चा है, माल न्यूट्रिशन बिल्कुल क्या कहते हैं सीवियर वाला है उसको। ठीक, तो ये इसका इंपॉर्टेंस होता है। अब आ जाइए अंडर 5 क्लिनिक, या वहाँ पे जा करके जो है मदर जो है उस बच्चे के, उसके ग्रोथ के, उसके क्या कहते हैं हेल्थ से जो भी रिलेटेड चीज़ें वो इंक्वायरी कर सकती है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है ये स्पेशल क्लिनिक्स बनाए हैं कि जहाँ पे ये बच्चे जा करके या मदर जा करके वो बेनिफिटेड हो सके। तो इसको जनरली क्या होता है, ये प्रोवाइड क्या करते हैं, प्रिवेंटिव प्रोमोटिव कहते हैं कि प्रिवेंटिव प्रोमोटिव क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव एम टू प्रोवाइड, क्या एम है, एम टू प्रोवाइड प्रिवेंटिव प्रोमोटिव क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर सर्विस। अंडर 5 का मतलब यहाँ नंबर 5 थोड़े, अंडर 5 का 5 साल का नहीं, उसमें अभी बताएंगे वो उसका ग्राफ किस तरह से बनाओगे, बता देते हैं। अंडर 5 चिल्ड्रेन, ठीक है, केयर सर्विस टू अंडर, केयर सर्विस टू अंडर 5 चिल्ड्रेन, यानी 5 साल से बच्चे का उसका। अब इसको जो है एक जनरली एक मॉडल बना करके दिखाया है याद करने के लिए कि किस तरह से आप याद रखेंगे। तो वो इस तरह से आप कर सकते हैं कि एक पिरामिड आप बना लीजिए, एक पिरामिड आप बना लीजिए इस तरह का, उसके अंदर फिर एक इन्वर्टेड पिरामिड बनाइए। तो इस तरह से एक आपको ये आ गया कि एक बड़ा सा पिरामिड आ गया, उसके अंदर में 3 और ट्रायंगल आ गए, ठीक है। यहाँ पे लिखिए केयर इन इलनेस, फैमिली प्लानिंग, यहाँ पे आप लिखिए एडेप्टिव न्यूट्रिशन, एडेप्टिव न्यूट्रिशन, इसके बाद इम्यूनाइजेशन, पांच जो है उसको 5 अंडर 5 को 5 की तरह से भी याद रख सकते हैं। ये 5 कंपोनेंट इसमें जो है बेसिकली कवर आएंगे। क्या क्या आएगा, केयर इन इलनेस यानी क्यूरेटिव, जिसमें हमने बताया था ना कि बीमारी हो गई तो आप उसको क्या कहते हैं, बीमारी में उसका इलाज कीजिए। फैमिली प्लानिंग का भी पार्ट इसी में आ जाएगा, समझ गए। फैमिली प्लानिंग में सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा रोकना है, अगर कंसीव भी करना है उसके लिए जो कंसल्ट कर रहे हैं तो वो भी फैमिली प्लानिंग के अंदर में ही आता है। एडेप्टिव न्यूट्रिशन, जो बच्चा है उसको क्या खिलाना है नहीं खिलाना है वो है। इम्यूनाइजेशन जो है, ये सारे आते हैं। उसके बाद हेल्थ एजुकेशन, ये बाहर वाले पे लिख लीजिए, यानी ये क्रॉस ये वाले लाइन जो बड़ा वाला जो है ये हेल्थ एजुकेशन, ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है वो उसको अगर हेल्थ एजुकेशन मानना है तो फिर उसी के अंदर में एडेप्टिव न्यूट्रिशन, उसी के अंदर में इम्यूनाइजेशन, उसी के अंदर में फैमिली प्लानिंग, उसी सब के अंदर में ये आ जाता है। लिख लिया ये। उसी तरह से कुछ टर्म्स जो है यूज आते हैं कि जैसे स्टिल बर्थ, कुछ टर्म्स जो है उसको सीख लीजिए कि क्या टर्म्स क्या करस्पॉन्ड करते हैं। स्टिल बर्थ का क्या मतलब हुआ, पिछली बार भी हमने बताया था। हाँ 28 वीक के बाद अगर बच्चा जो है पैदा लेता है
और जनरली जो 28 वीक के बाद बच्चा पैदा लेता है वो मरा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टिल बर्थ बोलते हैं। अब एक वर्ड आता है एबॉर्शन या मिसकैरेज। ये क्या है, उसमें क्या कैद थी, 20 वीक की कैद थी, यानी उससे ज़्यादा अगर वायबिलिटी है तो टर्मिनेट नहीं होगा। मेडिको लीगल जो है उसमें ये कहता है कि 20 वीक तक का बच्चा को आप टर्मिनेट कर सकते हैं, फिर उसको मेडिकल ऑफिसर से मिल करके पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ेगी कि ऐसी बीमारी जिससे बच्चे के को ख़तरा है, बच्चा पैदा होगा तो, या फिर माँ को ख़तरा है, या फिर मदर जो है वो नहीं चाह रही है, किसी अनफेवरेबल कंडीशंस में कंसीव की है, जैसे रेप हो गया और वो कंसीव कर ली, तो ये सब से मेडिकल ऑफिसर से मिल करके, मिनिमम एक मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, तो वहाँ पे आपको 20 वीक तक का, वो भी परमिशन कब तक देगा, 20 वीक का बच्चा होगा तो आपको एबॉर्शन के लिए दे देगा। उसके बाद 28 वीक के बाद अगर डिलीवरी हो रही है तो जनरली वो बच्चा मरा हुआ होता है, उसको जो है स्टिल बर्थ बोलते हैं। उसी तरह से पेरीनेटाल पीरियड बोलते हैं, एक वर्ड आता है पेरीनेटाल पीरियड, एक होता है न्यूनेटल पीरियड। क्या है, पेरीनेटल होगा 28 वीक से 1 वीक आफ्टर बर्थ। पेरीनेटाल पीरियड। पेरीनेटाल बोलते हैं कंसेप्शन से डिलीवरी के 7 डेज तक, 7 डेज ऑफ डिलीवरी पेरीनेटाल पीरियड बोलते हैं। इस पीरियड को कब बोलेंगे, पेरीनेटाल पीरियड कहीं पे भी लिखा आएगा तो इसका मतलब है कि जिस वक्त कंसीव करी उस वक्त से लेकर के बच्चा जो डिलीवर होता है उसके 7वें दिन तक। उसी तरह से न्यूनेटाल, मतलब न्यूनेटाल, न्यूनेट्स किसको बोलेंगे, न्यूनेटाल पीरियड, अभी अभी, हाँ सही है, अभी अभी, तो कब तक, Neonatal सर 1 मंथ तक, 28 डेज तक, 28 डेज तक। समझिए, डिलीवरी टू 28 डेज तक, जनरली 1 मंथ भी कह सकते हैं, लेकिन स्पेसिफाई कर दिया गया है 28 दिन का। अब इसको भी कहीं कहीं पे आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। क्या है, अर्ली और लेट। अर्ली का मतलब हो जाएगा पहला 7 दिन, फर्स्ट 7 डेज, और बाकी 7 to 28 डेज, ठीक है। इन्फेंट किसको बोलेंगे, एक बार आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कितने साल तक का बच्चा लेते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, हाँ 0 to 1 ईयर, यानी इसके अंदर में न्यूनेट्स आ जाएंगे, इन्फेंट्स न्यूनेट्स को भी कह लेंगे। नहीं नहीं, क्या? आप जो कह रहे हो फिर इन्फेंट, प्री स्कूल एज, स्कूल एज, और फिर वो ये सब जानता है, और ऐसे फिर अंदर वाला बात। हाँ, और भी कई सारे उसमें भी कर सकते हैं। प्री इसको एडोलेसेंट्स कब बोलेंगे, ये है ना आपका, चाइल्ड कब बोलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो आपको ऑब्स्टेटिक और पीडियाट्रिक्स की बात चल रही है तो उसमें जो है ये सारी चीज़ें आपको लिखा हुआ आता है कि मैं कह देगा कि पेरीनेटाल पीरियड में डेथ हुई, तो पेरीनेटाल पीरियड का मतलब कौन सा पीरियड होता है, जब से कंसीव की उससे डिलीवरी जब हो गई उसके 7वें दिन तक पेरीनेटाल पीरियड। न्यूनेट्स मतलब कि ये दवा जो है न्यूनेट्स में देना है, न्यूनेटाल पीरियड किसको बोलेंगे, तो 28 दिन तक का जो बच्चा होगा उसको न्यूनेट्स बोलेंगे। लेकिन 1 साल तक बच्चे को क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते थे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या लेते हैं कि जब से बच्चा पैदा लिया है 1 साल तक कितने बच्चे की डेथ हुई उसको पेरीनेटल का इस बुक में लिखा था चार्ट में 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन टू 7 डेज आफ्टर बर्थ। नहीं, इसका ये वाला लिख लो। पेरी मतलब होता है, नेटाल मतलब क्या, चारों तरफ हुआ ना, उसको कवर किया हुआ, तो ये सब पूरा कवर कर लेगा। पेरीनेटाल का मतलब यही, ये हमने भी 2-3 बुक से देखा तो ये मिला, ये एग्जैक्ट सही है, ठीक है। उसी तरह से पोस्ट नेटाल होता है, वो 28 वीक से लेकर के 1 ईयर तक। पेरीनेटाल के बाद जो होता है पोस्ट नेटाल, पोस्ट नेटाल में इसमें जो है 28 डेज से लेकर के 1 ईयर तक, ठीक है, पोस्ट नेटाल ये होता है। अब आज ये स्कूल हेल्थ एरिया होना चाहिए। जनरली बच्चा जो है कौन सा स्कूल जाता है, पहले तो आपको आंगनवाड़ी, जो 6 साल तक के कम के बच्चे हैं, 6 साल तक अप टू आंगनवाड़ी कितने तक के बच्चे को कवर करता है, 6 ईयर तक के। 6 ईयर से ज़्यादा हो जाएगा तो बच्चा
स्कूल चला जाएगा, तो वहाँ पे स्कूल हो जाएगा। अब क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि डेस्क शुड बी माइनस टाइप, यानी डेस्क किस तरह का होना चाहिए। आपका जो क्लासरूम में जो है डेस्क वो शुड बी माइनस टाइप। माइनस टाइप मतलब ये होता है, तो देखोगे जो नॉर्मल क्लास में आगे से थोड़ा सा झुका हुआ कर्व किया हुआ होता है, उसी को बोलते हैं माइनस टाइप। फोर्टी स्टूडेंट्स पे एक क्लासरूम होना जरूरी है, यानी एक क्लासरूम में मैक्सिमम 40 बच्चे एडॉप्ट कर सकते हैं। उसी तरह से जो है स्कूल का जो है अंदर की जो दीवार होगी वो व्हाइट पेंट कराना है आपको, अलग कोई कलर नहीं, व्हाइट पेंट कराइए, ठीक है। फ्लोर एरिया का 25%, फ्लोर एरिया का 25% जो है विंडो और डोर होना चाहिए, यानी जो खिड़की और दरवाजे होंगे उसमें कितना आप निकालेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा सा कमरा है या फ्लोर एरिया बहुत ज़्यादा है उसमें एक छोटी सी खिड़की दे दी है। आइडियल जो रेशियो है फ्लोर एरिया के 20% से ज़्यादा, मोर देन 25% ऑफ फ्लोर एरिया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डोर एंड विंडो एरिया मस्ट बी ग्रेटर देन 25% ऑफ फ्लोर एरिया, ठीक है। यानी दरवाजे और खिड़की का जो एरिया होगा वो 25% से, फ्लोर एरिया के 25% से ज़्यादा होना चाहिए। ये हो सकता है आपका। और मेनली ये भी 5 एकड़ प्राइमरी स्कूल के लिए 5 एकड़ ज़मीन चाहिए। होता नहीं है वैसे जनरली, लेकिन जो एक WHO का प्रपोजल है 5 एकड़ चाहिए कम से कम प्राइमरी के लिए, और हायर के लिए 10 एकड़। साफ पानी की सुविधा होनी चाहिए, पोर्टेबल वाटर, यूरिनल चाहिए मिनिमम जो है। उसी तरह से यूरिनल जो है ये कहा गया कि 60 स्टूडेंट पे एक यूरिनल मिनिमम है, ठीक है। और यूरिनल का क्या है 60 स्टूडेंट पे, और लेटरिन का क्या है 100 पे। लेटरिन 100 बच्चे पे एक लेटरिन होना है, ये रेशियो होना है। और अलग से यूरिनल 60 बच्चा है तो अलग से उसका एक यूरिनल होना है। प्राइवेट में तो वैसे भी नहीं रहता है, लेकिन अब वो प्रपोजल है, वो तो गवर्नमेंट की बहुत सारी चीज़ें प्रपोज होती है, उस पर कितना ग्राउंड लेवल पे कितना काम हो रहा होता है ये तो। हाँ, अब पटना में तो और बुरा हाल है। पटना में एक स्कूल में 2-2 या 3-3 स्कूल चलते हैं। मैं देख के दंग रह गया था जब मैं इसके लिए गया था, जब यहाँ RRM में थे ना, तो हम लोग को स्कूल हेल्थ में भेजा जाता था, हफ्ते में 1 दिन जाते थे। तो उसमें कुछ ऐसे स्कूल हैं, पता चला कि फलाने उसको ढूंढ रहे हैं हेडमास्टर को, तो कहा वो तो सर वो 6 बजे वाले हैं। वो बोले तुम कौन हो, तो हम बोले 11 बजे से वाले हैं। तो वो 2 शिफ्ट में स्कूल चलती है, ज़मीन कम होती है। बल्कि गांव के जो या क्या कहते हैं रूरल इलाके के जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट के, वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो यहाँ पे ज़मीन की कीमत ज़्यादा है और रूम रेंट देना नहीं चाहता है गवर्नमेंट, तो इस वजह से इस तरह से ये है, ठीक है। अब आ जाइए ICDS, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है ICDS? थोड़ा सा इसको इसीलिए कवर कर रहे हैं कि ये सब ऑलरेडी पीछे हो चुका है, बस एक तरह से रिवीजन टाइप का है ये। ICDS क्या है भाई, फुल फॉर्म बताओ। हाँ हाँ, आप बताओ मौलाना, क्या है फुल फॉर्म ICDS का? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ये सब टिप ऑफ टंग होना चाहिए। हमने कहा था, कितनी बार आपको कहा है कि जितने प्रोग्राम्स हैं उसको आपको क्या कहते हैं, या जितने भी शॉर्ट्स हैं उसका टिप ऑफ टंग आपको करना ही करना है, समझ गए। अगर ये इजी क्वेश्चंस आप भूल जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और पूछते हैं GMP का पूछा हुआ है, और भी और क्या क्या चीज़ का इसी तरह से पूछा हुआ है, GDP का पूछा हुआ है। तो ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूज़न हो जाएगा, एक ही जैसा मिलता जुलता वर्ड दे देंगे तो फिर ये या ये फिर वो आंख बंद करके वो ये करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये कब हुआ था? 1975 में स्टार्ट हुआ था, 1975 में स्टार्ट हुआ था। अब ये जो बेनिफिशरीज, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, बेनिफिशियरीज कौन कौन से हैं इस प्रोग्राम में, बेनिफिशियरीज जो है कौन कौन है। ये मेनली आंगनबाड़ी वाला जो है पूरा सिस्टम जो है इसी के अंडर में आता है, जो आंगनबाड़ी को जो रखा गया इसी के अंडर में रखा गया। तो उसमें जो है 6 ईयर तक के बच्चे
चाइल्ड कौन कौन से बेनिफिशियरी होंगे? चाइल्ड जो है 6 साल तक के बच्चे, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर, ये होगा। एडोलेसेंट गर्ल और वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज, यानी 45-46 इस तरह से। तो ये 4 लोग बेनिफिशरीज हैं। इसमें पूछ सकता है क्वेश्चन, आईसीडीएस के बेनिफिशरीज में कौन कौन से आएंगे? तो आपका क्या कहते हैं, पहला तो है जो आंगनवाड़ी वाला जो बच्चा है 6 साल तक का, वहाँ पे उसका हो जाता है। एडोलेसेंट गर्ल है, वहाँ पे हो जाता है। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर के लिए जो बच्चा वहाँ आता है उसको खाना खिलाते हैं ना, आंगनवाड़ी वाली जो है सेविका जो है, क्या बोलते हैं उसे, हेड, क्या सेविका ही तो है, वो हेड है वहाँ की। और वहाँ पे एक वर्कर और होता है जिसको हेल्पर बोलते हैं, है ना। आंगनवाड़ी वर्कर और एक हेल्पर, 2 पोस्ट है आंगनवाड़ी में, 2 पोस्ट होते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर और एक हेल्पर का। हाँ, सहायिका जिसको बोलते हैं, हेल्पर का मतलब सहायिका, सेविका हो गया क्या कहते हैं आंगनवाड़ी वर्कर। तो मिनिमम समझ गए। अब ये है कि 6 साल तक के बच्चे को वहाँ खाना भी खिलाया जाता है, उसका एक पूरा चार्ट बना हुआ रहता है न्यूट्रिशन के हिसाब से कितना उसको चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को दाल चावल फ्री में दिया जाता है, बांटते हैं, चावल और दाल बांटते हैं। तो एडोलेसेंट को भी उसी तरह से दिया जाता है। तो ये कवर करता है। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है, जो आंगनवाड़ी की जो गवर्निंग बॉडी है, एक्चुअल में आंगनवाड़ी को क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ द आईसीडीएस। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हार्ट ऑफ द आईसीडीएस को कौन सा है? तो आंगनवाड़ी को हार्ट ऑफ द आईसीएस कहा गया है, यानी आईसीडीएस प्रोग्राम का जो दिल है वो आंगनवाड़ी है। आ जाइए स्टूडेंट हो, आ जाओ इधर। अरे हाँ, धकेलो। वालेकुम सलाम। स्टूडेंट हो ना, आ जाओ, अंदर चले जाओ। तो इसमें जो है, हाँ वालेकुम सलाम, CDPO क्या होता है? क्या डेफिनेशन है इसकी CDPO का? बताइए CDPO का। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, CDPO मैडम, ये लेडीज ही होगी हमेशा। जब भी इसका इंतखाब होगा वो एक किसी न किसी लेडीज़ का ही होना है। आंगनवाड़ी का जो वर्कर होती है, जो सेविका होती है, उसका बॉस कह लीजिए, समझ गए। ये हर एक ब्लॉक में एक CDPO होगी, उसके अंडर में 100 आंगनवाड़ी सेंटर्स होंगे। ये याद रखिएगा, कितने सेंटर्स होंगे? 100 आंगनवाड़ी सेंटर्स होंगे। 4 वो होगी, मुख्य सेविका होगी, सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं। यानी एक CDPO के अंदर में 4 मुख्य सेविका होगी। और कितने सेविका होगी? क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक CDPO के अंदर में कितनी सेविका होगी? 100 होगी। उसी 100 में से 4 को सेलेक्ट करके बना देते हैं मुख्य सेविका, सुपरवाइजर जिसको बोलते हैं। तो ये सब महिला ही होगी। इस वाले में हेल्पर महिला होगी, सेविका महिला होगी, ठीक है। पूछ लो, अब बंद कर दें क्लास, टाइम तो वैसे भी हो गया, लेकिन सोच रहे थे आज कंप्लीट कर देते यार। नहीं, इन लोग के बैठने का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आ जाइए न्यूनेटल स्क्रीनिंग। क्या होता है ये? नहीं, उसमें जो है आपको जो मोस्ट कॉमनली बच्चे जो होते हैं, हाँ डालो ना, सब तो खाली है, तो उसका जो है स्क्रीनिंग करते हैं। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो है, जो आपको बीमारी मिलती है न्यूनेट्स में, वो क्या मिलती है? कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म।
किस वजह से होता है ये? हाइपोथायराइडिज्म किस वजह से होता है? आयोडीन के डेफिशिएंसी से। तो कंजेनाइटल वर्ड आ गया, इसका मतलब है कि मदर जो है उसके अंदर जो है आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, तो जिसके वजह से हाइपोथायराइडिज्म डेवलप होता है। ये मोस्ट कॉमन डिजीज है जो न्यूनेटल में स्क्रीन हम लोग करते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्क्रीनिंग के लिए, न्यूनेटल की स्क्रीनिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो है किसको करते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ का करते हैं? फिनाइलकीटोन्यूरिया या अल्काप्टोन्यूरिया हो गया, उसका करते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये डेफिशिएंसी डिजीज है, उसको करते हैं। और किसको करते हैं? सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, एक आता है CDH, कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, ये बच्चों में अक्सर होता है, ये भी बहुत ज़्यादा देखा गया है। तो ये सारे डिजीज का जो है स्क्रीन करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंडिया में मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको? जैसे हाइपोथायराइडिज्म मिलता है, ग्वाइटर मिलता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा आपको मिलता है। इसमें जो है क्या करते हैं, टेस्ट कराएंगे, बच्चे का टेस्ट कराएंगे। तो कहाँ से ब्लड लेते हैं? जो डिलीवरी हुई है कॉर्ड से, कॉर्ड से जो है ब्लड लेते हैं और क्या कराते हैं इसका? TSH और TSH T4 या दोनों को एक साथ करा सकते हैं। जनरली क्या कराते हैं हम लोग, जैसे किसी लेडी को आपको प्रिस्क्राइब करना होगा, जेंट्स करना होगा, तो कौन से थायराइड के लिए क्या टेस्ट कराते हैं? 3 टेस्ट कराते हैं ना, TSH, T3 और T4। अब उसमें कुछ लोग फ्री वाला भी कराते हैं, फ्री TSH, T3, T4। जनरली ये टेस्ट 3 टेस्ट होता है। तो आप कॉमनली किसी को अगर थायराइड हुआ है तो उसको सिर्फ TSH कराइए उसके मॉनिटरिंग के लिए, हर 6 महीने के बाद में या 4 महीने के बाद में। लेकिन यहाँ पे जो है न्यूनेटल वाले की स्क्रीनिंग कैसे होती है? TSH कराइए, T4 कराइए, दोनों साथ कराइए। लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा जो है न्यूनेटल स्क्रीनिंग के लिए बेस्ट टेस्ट T4 है, ठीक है, बेस्ट टेस्ट जो है T4 है। ऑब्स्टेटिक और पीडियाट्रिक खत्म होता है ना, RH एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर क्या कहते हैं हस्बैंड और वाइफ में इनकम्पेटिबल है RH का, RH क्या स्टैंड करता है? RH मतलब रिसस प्रोटीन। ये कहां पे होता है? RBC में। ब्लड ग्रुप देखते हैं ना भाई, RH पॉजिटिव RH नेगेटिव किसे ब्लड ग्रुप पर डिटेक्ट करते हैं। तो ये रिसस प्रोटीन जो होता है एक स्पेशल प्रोटीन है, अगर वो प्रोटीन जो है RBC में मिलता है तो पॉजिटिव हो गया, और नहीं मिलता है तो नेगेटिव हो गया। तो इसी की जो इनकम्पेटिबिलिटी होती है, इनकम्पेटिबिलिटी होगी तो क्या होगा कि अगर RH पॉजिटिव है और मदर जो है RH निगेटिव है, तो अगर बच्चे का ब्लड जो है मदर में चला जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, या मदर का ब्लड जो है बच्चे में चला आएगा तो प्रॉब्लम होगी। इसी को RH इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। तो ये चीज़ ना हो, अगर जब देख लिया कि हस्बैंड जो है RH पॉजिटिव है और वाइफ जो है RH निगेटिव है या वाइस वर्सा है, तो इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से जो है क्या करते हैं 28 वीक में ये वाला इंजेक्शन दे देते हैं। कब देते हैं? अभी पहला क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि कब देते हैं, कितने इसमें? तो 28 वाले में। लेकिन अगर डिलीवरी करेंगे, डिलीवरी जब होगी, बच्चा अगर RH पॉजिटिव आ रहा है तो फिर दूसरा डोज वहां पे मदर को देंगे। ये हो गया। अब आइए जेरिएट्रिक्स। बच्चे में एक टर्म और आता है बोस्टल। क्या है ये? हॉस्टल की तरह लग रहा है ना, बोस्टल। ऐसे बच्चे जो 16 साल से ज़्यादा की उम्र हो, स्कूल में बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं, यानी
क्रिमिनल माइंड के बच्चे, थोड़ी सी जो है खतरनाक माइंड के जो बच्चे होते हैं, उसको स्कूल में रख के उसका जो है मेंटेनेंस या उसको देखभाल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे बच्चों को जो है एक ख़ास स्कूल होता है या एक तरह का जेल ही होता है, यानी जेल और स्कूल के बीच की चीज़ है, इसको हॉस्टल बोलते हैं। तो वहाँ पे भेज देते हैं। तो इसमें एज आपका मस्ट बी अबव द 16 ईयर, ये होना चाहिए। मैक्सिमम 3 ईयर रख सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन बन सकता है। कितने दिन के लिए रख सकते हैं? मैक्सिमम 3 ईयर। कितने साल तक के बच्चे, ऊपर के बच्चे को भेजते हैं? 16 साल से ज़्यादा ऊपर के बच्चे को ही भेजेंगे, उससे नीचे के नहीं, ठीक है। हॉस्टल क्या है? तो ऐसी जगह है जहाँ पे एक तरह से कैद खाने की तरह से और स्कूल की तरह से दोनों को मिक्स करके ये एक ऐसी जगह बनाई गई है। इंडिया में वैसे बहुत कम इसका चलन है, लेकिन है, बहुत सारे सेंटेंस है इंडिया में। अब आज ये जेरिएट्रिक्स क्या है? स्टडी ऑफ द ओल्ड एज पीपुल। हमने जैसा कि बताया कि इंडिया में ओल्ड एज पीपुल किसको मानेंगे? ओल्ड एज किसको मानेंगे? अबव और इक्वल टू 60 ईयर, 60 साल तक के, 60 साल से ज़्यादा या 60 ईयर्स लेते हैं या फिर 60 ईयर से ज़्यादा का, दोनों हो सकता है। तो इसमें जो है ओल्ड एज में, इसमें सबसे मोस्ट कॉमन बीमारी क्या देखने को मिलती है? क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन जो है डिजीज ओल्ड एज में कौन सी होती है? कैटरैक्ट, रिफ्रैक्टरी एरर, कैटरैक्ट। एक होता है, इसको बोलते हैं विजुअल इंपेयरमेंट, सॉरी विजुअल इंपेयरमेंट। कौन सी विजुअल इंपेयरमेंट? तो मेनली कैटरैक्ट, ये सबसे ज़्यादा है। लेकिन बियॉन्ड 70 ईयर जो डेथ होती है सबसे ज़्यादा, वो किससे होती है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से 70 साल से ज़्यादा के उम्र के लोगों में सबसे ज़्यादा जो इंडिया में डेथ होती है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स की वजह से होती है, ठीक है। मेरे ख्याल से हो गया क्लियर, और कुछ बचा नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट, मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट कौन सा है? मोस्ट कॉमन, इसको जो है हमारे इंडिया के लिए नॉर्थ इंडिया में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है। नॉर्थ इंडिया में जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, इसका दूसरा नाम क्या है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। स्पाइनो बाइफिडा नाम सुना है? ये मोस्ट कॉमन है। क्वेश्चन पूछेगा नॉर्थ इंडिया में मोस्ट कॉमन बर्थ डिफेक्ट कौन सा है? तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या स्पाइनो बाइफिडा है। साउथ इंडिया में आपका मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, साउथ में मस्कुलोस्केलेटल डिफेक्ट। चलिए, क्लियर हो गया।